हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होगा। तो प्यारे साथियों, लगातार आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिए। जी हाँ, मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अंडरलाइन करता चलूँगा। आप लोग अपने हाथों से अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी है अपने हाथों से मेहनत करना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले अध्याय पर, जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य की ओर। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है ये हमारा पहला टॉपिक। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे के तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इससे पहले कि हम यह जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। चलिए, ये है आपका अशोक का स्तंभ जो शेरों वाला है। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ चक्र है, बैल है, ठीक है। यहाँ आपके 4 शेर हैं, याद रखिएगा। 1 2 3 और एक पीछे 4 हैं। ये आपका कमल का फूल है बना है, ठीक है। मैं इमेज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर अच्छा, ये तो हमने बता दिया है। अशोक जिस समय साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। इंपॉर्टेंट है। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। किताब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, ठीक है। आगे मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वंश क्या है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद राजा बनते तो उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक, याद रखिएगा। चलिए, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ? जो आपका तक्षशिला है, मैं लिख देता हूँ। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, ठीक है। ये मध्य एशिया के लिए आने जाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, ठीक है। चलिए, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांवों में बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल संग्रहण करते, जानवरों का सिवा जो है शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते और यहाँ की अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल। चलिए पहले मैप में देखिए, महत्वपूर्ण नगर ब्लैक से हैं, अभिलेख प्राप्ति स्थल रेड कलर से हैं। तो रेड कलर से जो है वहाँ अभिलेख मिले हैं, याद रखिएगा। चलिए कहाँ कहाँ मिले हैं? कंधार, लक्ष्मक, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, पाहपुर, मेरठ, लुम्बिनी। रेड वाले सारे हैं। ब्लैक वाले तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र। देखिए पाटलिपुत्र कहाँ है? यहाँ है। उज्जैन यहाँ है, तक्षशिला यहाँ है, ठीक है। ये आपके प्रमुख नगर थे, याद रखिएगा। चलिए, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत भी होती थी। अब साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, आइए जानें। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, ठीक है। अब आइए पाटलिपुत्र आपको दिखाते हैं हम कहाँ है। पाटलिपुत्र ये है। इसका मतलब यहाँ राजा, इतने आसपास के इलाकों पर राजा का नियंत्रण, और ये जो दूर दराज के हैं तक्षशिला और उज्जैन जैसे क्षेत्रों पर यहाँ कैसे होता था, अभी मैं आपको बताता हूँ।
चलिए, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के जो इलाके हैं, गांव शहर के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, ठीक है, इनसे कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा देते थे। इनमें कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारी के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार या वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। देखिए, ये है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। देखिए, ये है उज्जैन, ठीक है। ये क्या थी? तो ये प्रांतीय राजधानी थी, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? तक्षशिला। ये आपकी क्या थी? ये प्रांतीय राजधानी थी। और ये क्या है? पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र। ये प्रांतीय राजधानियाँ थी। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को माना जाता था, याद रखिएगा। चलिए, प्रशासनिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभवतः संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देंगे। नजराना क्या होता है, आइए जानते हैं। नजराना यह जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते हैं, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव है इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते हैं जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मतलब कर आपको जबरदस्ती देना पड़ेगा, लेकिन नजराना स्वेच्छा से देना पड़ेगा। राजधानी में सम्राट का एक वर्णन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। एक विशाल और खूबसूरत नगर है। इसका विशाल प्राचीरता, मतलब बहुत विशाल प्राचीर से घिरा है। 570 बुर्ज, 64 द्वार, 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बसेरों से घिरा है। कितना महत्वपूर्ण लिखा गया है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं बात करते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक महान सम्राट, जिस टॉपिक पर अब हम लोग बात करेंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा। बहुत बढ़िया ये नोट्स बन रही है, आप लोग ऐसे नोट्स बनाते चलिएगा। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग कहाँ है? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ये भी पूछता है किसका प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग जीतने के बाद जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उस युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। चलिए, कलिंग युद्ध का यहाँ वर्णन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वो बता देता हूँ। चलिए, धम्म संस्कृत शब्द का धर्म रूप प्राकृतिक रूप है, ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अशोक का धम्म क्या था? चलिए, अशोक का धम्म उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति के देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक सुंदर नमूना है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, जिससे कई बार टकराहट पैदा हो जाती थी। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान
करना उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नामक एक अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षाएं दी। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश उन लोगों को पढ़ करके सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ दूत भेजे थे नोट कर लीजिएगा। अशोक ने प्रचारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य के लिए श्रीलंका भेजा। श्रीलंका किसको भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री को। चलिए, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। सोचिए कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रहे थे अशोक। अपनी प्रजा को उन्होंने एक संदेश दिया है, ये संदेश आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यह है ब्राह्मी लिपि के बारे में। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। आप यहाँ अक्षर को अलग अलग लिपि में देख सकते हैं। चलिए, यह आ अक्षर है, यह आरंभिक ब्राह्मी लिपि है। देवनागरिक हिंदी है, बंगला है, मलयालम है, तमिल है, ऐसे आ को लिखा जाता है, याद रखिएगा। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है प्यारे साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का भी प्रयास करिएगा। जैसे अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स नहीं बचे हैं, ये कुछ रेशम और अति महत्वपूर्ण सिल्क रूट को दिखाया गया है। ठीक है, तो जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सभी की सभी आपको करवा दी हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।